नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारे साथ हैं अजीत भारती और हाल में आई उनकी किताब के अलावा हम लोग जानते हैं उन्हें बक्कर पुराण के दौर से। बक्कर पुराण जैसा कि आप लोग जानते हैं कि युवा वर्ग के ऊपर लिखी गई, युवा वर्ग के साथ जुड़ी हुई कहानियों या उनके अनुभवों को लेकर लिखी गई एक किताब थी, जो कि काफ़ी वर्षों तक बेस्ट सेलर की लिस्ट पे बनी रही। इतने लंबे समय तक बने रहने वाली हिंदी की कोई बेस्ट सेलर शायद ये इकलौती रही होगी अपनी तरह की। उसके बाद भी अजीत भारती जी ने कई किताबें लिखी हैं, जैसे कि घर वापसी थी जो कि उपन्यास था, और उसके बाद उन्होंने अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरीज की एक किताब लिखी थी। इनके बारे में कभी कभी हम देखते हैं कि कम बात होती है। हालांकि उनका जो हाल का व्यंग का संग्रह था वो काफी चर्चाओं में रहा। वो इस वजह से भी चर्चाओं में रहा क्योंकि ये कुछ विवादों के साथ जुड़ गया था, और इस वजह से जो भी कहूंगा सच कहूंगा, जैसा कि नाम से ही जाहिर था कि ये अदालत के बारे में कुछ कहा जा रहा है या हमारी जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उससे जुड़ी हुई किताब थी। तो आइए अजीत भारती जी से बात करते हैं उनकी किताबों के बारे में। स्वागत है अजीत जी। नमस्कार। तो अजीत जी, सबसे पहला जो मेरा सवाल होगा वो ये होगा कि हम लोग आपको ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस और समसामयिक मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। तो जब हम लोग आपको इस बात के लिए जानते हैं तो हम लोगों को कभी कभी ये भी सोचना पड़ता है कि इतनी सारी न्यूज, इतनी सारी खबरें आप कंज्यूम कैसे करते हैं, कहाँ से लाते हैं ये खबरें? अखबार पढ़ के आप ये खबर देखते हैं या फिर टीवी पर देखते हैं, सोशल मीडिया या यूट्यूब वगैरह के जरिए देखते हैं? कौन सा माध्यम चुनते हैं आप खबर पाने के? मेरे 2 माध्यम हैं मूलतः, एक ब्राउज़र है, एक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में भी मूलतः ट्विटर ही है। हम्म। सुबह जब मैं जगता हूँ, तो उसके बाद करीब आप मान के चलिए कि 2 घंटे या तो मैं बेड में ही रहता हूँ और वो फ़ोन पे या आईपैड पे मैं लगातार ट्विटर फ़ीड चेक करता हूँ कि पूरे 1 दिन में कहाँ-कहाँ, क्या-क्या हुआ है, कौन-सी चीज़ वायरल हो रही है, कौन-सा मुद्दा ट्रेंड कर रहा है। और उसके बाद क्या होता है कि मैं टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया या गूगल न्यूज़, तो उसमें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं किस-किस सोर्सेज़ से आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं और कौन-कौन से सेक्शन में पढ़ना चाहते हैं। किस विषय पे स्पोर्ट्स आपको पसंद है, टेक्नोलॉजी का न्यूज़ पसंद है, वैश्विक राजनीति पसंद है, तो ये सब। तो उसके ब्राउज़िंग में और उसको पूरा पढ़ने में मूलतः तो आजकल तो हेडलाइन से और उसके नीचे जो सिनॉप्सिस होता है उससे पता चल जाता है कि क्या खबर है। कई बार क्या होता है कि आप वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। जैसे कि आजकल एक ट्रेंड चल गया है टाइम्स ऑफ इंडिया हो या एनडीटीवी हो, इन सब में कि एक खास समुदाय जब कोई क्राइम करेगा तो पूरी खबर में आपको नाम नहीं मिलेगा। जो कि हमेशा से हम जर्नलिज़्म का मैं छात्र भी रहा हूँ, प्रोफ़ेसर भी रहा हूँ, तो हम पढ़ाते हैं कि 5W1H जो होता है व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाय, हाउ, ये सारा जो है पहले पैराग्राफ में पता होना चाहिए आपको। तो ये लोग हू जो है वो गायब कर देते हैं ख़ास करके, तो उसके लिए आपको फिर सोशल मीडिया पे रिलाय करना पड़ता है। नॉर्मली ऐसा होना नहीं चाहिए, तो सोशल मीडिया पे जाते हैं, वहाँ पे आप न्यूज़ स्टोरी क्या है ना सोशल मीडिया पे कि पहले जो काम ये न्यूज़पेपर वाले करते थे न्यूज़ ब्रेक करने का, अब सोशल मीडिया पे नॉर्मल आदमी करता है। उसके इलाके में कुछ हो गया, उसने 2-3 लोगों को टैग किया और वो पहुँच जाती है और वो समाचार जो हम तक आ जाता है। तो उसके बाद हम उसको ट्रैक करना शुरू करते हैं, अगर किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट की बात करें, और उसके बाद उसके कमेंट्स में जाते हैं कि क्या ऐड ऑन हुआ है उसमें। उसमें अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ, ये काम की बात है, तो मैं उसको साथ ही साथ नोट करते जाता हूँ, अपने नोटपैड ऐप जो है उसमें लगातार मैं लिखता जाता हूँ क्या-क्या काम की चीज़ है। और उसको सत्यापित भी करना होता है कि ये जो लिखा गया, क्योंकि सोशल मीडिया पे ऑथेंटिसिटी है नहीं, तो कम से कम 3 से 4 सोर्स, और उन सोर्सेज़ में भी कि और ये जर्नलिज़्म जो भी करना चाहते हैं या जो भी इस तरह काम करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाने से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप सोर्स ढूँढिए कि वो कहाँ से आया है। फिर उसके नीचे और जाइए आप कि उस अखबार ने किसको कोट किया है, क्या वो ऑथेंटिक है? उस एजेंसी ने किसको कोट किया है? 2-3 लेयर आप जाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि सब एक ही जगह जा रहे हैं, वो एक ट्वीट है। अब उस ट्वीट को आप सही मानते हैं कि नहीं, ये आपकी बुद्धिमत्ता पे निर्भर करता है। तो किसी भी न्यूज़ के सिलेक्शन में या किसी भी चीज़ के शोध में इस तरह के
लेयर बाय लेयर जो एक तरह से कह सकते हैं, ये प्रक्रिया अपनानी होती है, नहीं तो आप फिर अपनी भद्द पिटवाएंगे और आपकी ऑथेंटिसिटी मोहम्मद जुबैर जैसी हो जाएगी, जिसको किस तरह का फैक्ट चेकर कहा जाता है, ये आप हम सब जानते हैं। ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास एक और मुद्दा आता है इसी से जुड़ा हुआ, वो है भाषा का मुद्दा। आप जो विधा चुनते हैं इन खबरों पर बात करने के लिए, इन खबरों पर लिखने के लिए, वो है व्यंग। इसके लिए भाषा की पकड़ बहुत जरूरी होती है। हाल में आपकी हिंदी भाषा की कई जगह पर तारीफ भी होती रही है कि काफी अच्छी हिंदी आप लिखते रहे हैं। और ये हमें ले आता है इस बात पर कि आपने पढ़ाई यानी स्नातक की, जहाँ तक मुझे आपकी जानकारी है, वो तो आपने अंग्रेजी विषय से की थी। तो फिर अंग्रेजी विषय की पढ़ाई करने के बाद लिखने आप हिंदी में लगे, या मूलतः हिंदी लेखन के लिए ही जाने जाते हैं? ये बदलाव कैसे आ गया, ये चेंज कैसे आया? अ, इसके 2 कारण रहे हैं। मेरी ना सिर्फ एजुकेशन, मतलब छठी क्लास से लेकर सैनिक स्कूल तिलैया में पढ़ा हूँ, तो वहाँ से इंग्लिश मीडियम ही था। ग्रेजुएशन मैं टॉपर रहा हूँ, तो वो भी अंग्रेजी साहित्य जो है वो भी, और उसके बाद फिर मैंने जर्नलिज्म से मास्टर्स किया, तो उसमें भी उसमें भी मतलब वन ऑफ द टॉपर्स रहा था अपने बैच का, और वहाँ भी अंग्रेजी ही है। उसके बाद फिर मैंने जितने जॉब किए हैं ऑफ इंडिया से पहले तक, हर एक जॉब मैंने इंग्लिश रिपोर्टिंग के लिए या राइटिंग के लिए, एडिटिंग के लिए ही किया था। उसमें हिंदी का कहीं कुछ नहीं था। लेकिन चूंकि हम बिहार के हैं, हम हमसे तात्पर्य आपसे, हमसे और हमारे जैसे लोगों से है, तो बिहार के लोगों की हिंदी मतलब लेखन में, उच्चारण में मेरी कई गलतियां होती हैं, और कई बार मुझे लोग पॉइंट आउट भी करते हैं कि मैं कभी कभी क्या होता है, ओवर कंपनसेट आप करते हैं। जैसे स श और श का है, तो बिहार में तो हम लोग को मास्टर साहब तालव्य स, दंत स, मूर्धन्य स यही पढ़ाते हैं। लेखन में कभी कोई त्रुटि नहीं होगी। बोलने में जो है हम सड़क बोलते हैं, ड़ और रा का पता नहीं होता है। आप देखेंगे कि बहुत लोग जो होते हैं वो हर जगह रा को ड़ा ही बोलते हैं। मेरे साथ भी ये समस्या मेरे साथ पहले नहीं थी। मेरे साथ सा वाली समस्या थी, लेकिन ड़ा वाली तब से आगे, जब से मैं कभी कोई टेलीप्रॉम्प्टर पे डाल के जब मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें ओवर कॉन्शियस हो जाता हूँ कि मैं कुछ गलत उच्चारण ना कर दूं। तो उसमें कई बार आपको भारत को र र के बीच की ध्वनि जो है वो आ जाती है। तो ये सब रहता है। खैर, तो लेखन का, मैं हिंदी में लेखन जो है ना, मैं तीसरी कक्षा में जब से था तब से कर रहा हूँ। अपने चाहे इंडिपेंडेंस डे की स्पीचेज हों या वाद विवाद प्रतियोगिता, तो हिंदी में लिखना मेरा बहुत पहले से था। उसका अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में होने से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं। इंग्लिश में भी मैंने लिखा, लेकिन वही है कि जब आप लिखते रहे, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया, मैंने आईएनएस में काम किया, इकोनॉमिक टाइम्स में काम किया। इन सब जगहों पे मुझसे बेकार समझ वाले, मुझसे बेकार ज्ञान वाले, मतलब कम ज्ञान वाले, वो लोगों को, अब बॉस के साथ उनके संबंध अच्छे थे तो उनको लिखने का भी मौका मिलता था। नॉर्मली आप एडिटर होते हैं तो आपको नहीं मिलता है। ओपिनियन पीसेस तो लिख सकते हैं ऑनलाइन में, ब्लॉग का आपका लिंक जो है क्रिएट किया जा सकता है। मैं 2008 10 11 की बात कर रहा हूँ, तब की बात। तो मुझे वैसे मौके नहीं मिलते थे, तो फिर मैं ब्लॉग लिखता था अपना। वर्डप्रेस पे भी था और ब्लॉग स्पॉट पे भी था, तो वहां लिखने लगा। उसमें फिर आ जाता है आपको फेसबुक। 2011-12 से बूम पे था फेसबुक, तो वहां पे मैंने कॉन्शियस होके, मैंने जब ये देखा कि लोग एसएमएस लैंग्वेज में हिंदी लिख रहे हैं, वो एक शॉर्टकट जो होता है, नहीं को NHN है को HN ऐसे करके लिखते हैं, और फिर जो ये यूनिकोड तब तक नहीं आया था फेसबुक पे लिखने के लिए, जो हमारे वर्नाक्युलर टंग है उसमें। तो फिर क्या हुआ कि उसको प्रमोट करने के लिए हमने एक पेज खोला था, बकर अड्डा, आपको पता होगा। तो उसमें देवनागरी लिपि को प्रमोट करने के लिए, तो वहां से जो है फिर, और लिखता तो मैं था ही, तो फिर वो बकर अड्डा पेज जो है वो पिक करने लगा। और उसके बाद फिर मेरा अपना स्वतंत्र लेखन चल रहा था, क्योंकि मुझे अपने लिखने के जो होते उसकी संतुष्टि मुझे मेरी नौकरी से नहीं मिल रही थी। टाइम्स ऑफ इंडिया या ये लोग नहीं दे रहे थे, मुझे लिखने ही नहीं दे रहे थे। तो फिर मैंने वेब 2.0 तब तक आ चुका था, इंटरेक्टिव ब्लॉगिंग, फिर ये सोशल मीडिया का, तो वहां पे वो लिखना शुरू किया।
तब से हिंदी लेखन में निरंतरता जो है बनी रही है, और उसी का ये एक तरह से बाय प्रोडक्ट आप कह सकते हैं कि 10 सालों तक मतलब जो मैंने अपना पूरा करियर जर्नलिज्म का अंग्रेजी में किया, वो अचानक से मैं हिंदी में स्विच करता हूँ, और हिंदी में मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, लोगों को पता नहीं है मेरे बैकग्राउंड के बारे में, और उसकी एक सहज स्वीकार्यता बनती है। और इसका एक और है कि वो सेंस ऑफ प्राइड जो हिंदी भी कूल है, वो जब आने लगता है और उसमें मैं स्वयं को केंद्र में पाता हूँ कि मैंने भी इसके लिए काम किए हैं कि हिंदी भी कूल है भाई, इसको बोल के देखो, लिख के देखो, तो फिर मुझे उसी को कंटिन्यू करने में आनंद आने लगा। और फिर मैं पुस्तकें लिखी गई, व्यंग्य संग्रह लिखे गए, संस्मरण लिखे गए, और नॉर्मली भी लेख या जितने वीडियो बनते हैं उस सब का स्क्रिप्ट फिर से निकाल के मैं राजनीतिक लेखों का संग्रह भी छपवा सकता हूँ। तो ये जो है फिर मतलब इसकी पूरी प्रक्रिया ये रही। ठीक है, तो यहाँ आपने भाषा की एक बात की, और भाषा में आपने कहा कि वर्नाकुलर जो भाषाएं या स्थानीय क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उनका पुट आना जो है वो हिंदी में देखा जाता है। अभी हाल की अगर हम लोग बात करें तो एक वीडियो में जैसे आपका था, अगर हम लोग वहाँ कहें चोर कहीं का, तो चोर कहीं का हुँ, में कोई भाव नहीं आता है। उसकी जगह हुँ, आपने जो वाक्य इस्तेमाल किया था वो था चोट्टा कहीं का। तो जैसे ही हुँ, हुँ। चोट्टा कहीं का कहते हैं तो वो जो भाव आता है, वो चोर से कहीं ज्यादा गिरा हुआ काफी निकृष्ट कोटि का बताया जा रहा हो किसी को, जैसे वैसा भाव आ जाता है। तो ये जो स्थानीय भाषा के जो शब्द होते हैं या उसके जुमले होते हैं, वो जब हिंदी भाषा में आ जाते हैं तो उसको आप कितना सपोर्ट करते हैं, या क्या चाहते हैं कि मतलब ऐसी चीजें हिंदी में आनी चाहिए या कम हो हिंदी में, या कोई नई वाली हिंदी हो जिसमें से इन चीजों को हटा दिया जाना चाहिए, या अंग्रेजी के शब्द ज्यादा जोड़े जाने चाहिए, ऐसा कुछ होना नहीं, चाहिए? हि हिंदी को मैं हमेशा से, और मैं ही नहीं, काफ़ी लोग, मतलब अगर आप गौर करें तो हिंदी ऐसी माता है जिसके बच्चे पहले आए बाद में माता बनी। हिंदी जब हम पढ़ते हैं, याद कीजिए 9वीं 10वीं में जब थोड़ा बढ़िया से हिंदी पढ़ाई जाने लगती है, तो आपको उसमें अवधी, मगही, और आपको मैथिली और ब्रज भाषा, राजस्थानी, ये जितने जिसको काव बेल्ट वाला लैंग्वेज बोला जाता है, वो वही सारी भाषाएं हैं जिनका अपना उन्नत इतिहास रहा है और उन्नत साहित्य रहा है। उन सब को क्लब करके हिंदी में पढ़ाया जाता है। तो आप अप्पू सिंह की उल्टन-पलटन काहे चलता है, बुंदेलखंडी भाषा है वो, लोग में सहज स्वीकार्यता है कि नहीं, वो बहुत अच्छा शो है। उ उसमें जो लिंगो यूज़ होता है। उसी तरह अंग्रेज़ी जो है हिंदी का हिस्सा नहीं रही है। अंग्रेज़ी जब आप प्रयोग करने लगते हैं तब आप किल कर रहे हैं लैंग्वेज को। क्षेत्रीय भाषाओं को जब आप प्रयोग में ला रहे हैं, तब आप संवर्धित करते हैं। अंग्रेज़ी देखिए, अंग्रेज़ी को लाने का, अब ये तो है कि साहित्य समाज का दर्पण है, लोग जो है सड़कों पे अंग्रेज़ी के शब्द अधिक बोल रहे हैं, तो वो भी आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि मंशा आपकी जो है साहित्य की सहजता नहीं है, मंशा आपकी है कि नहीं मैं अलग लिख रहा हूँ। तब आप अंग्रेजी के शब्द जहाँ नहीं चाहिए, वहाँ भी ठूस रहे हैं आप, उसमें समस्या है। अदर देन दैट, जब आप क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दों को लाते हैं, वो तो क्षेत्रीय भाषाएँ लोग कहते हैं, उसको तो बोली कह के रेलीगेट कर दिया गया है। बहुत जगह आप देखेंगे। उनका तो होना ही हिंदी को हिंदी बनाता है, नहीं तो हिंदी है क्या? संस्कृत का व्याकरण है हिंदी में, और जितनी भाषाएँ, शब्द, बोलियाँ हैं, वो हमारे लोकाचार के, हमारे लोक भाषाएँ, जितनी भी बड़े-बड़े क्षेत्रों की भाषाएँ हैं, उनका है। तो हिंदी की व्यापकता ही इसी बात पर निर्भर करती है। आप फणेश्वर नाथ रेणुका उठा लीजिए, उससे आप कैसे वो हिंदी आप कह नहीं पाएँगे। वो तो मैथिली अधिक है। हमारी तरफ की भाषा जो है मैथिली, वज्जिका, अंगिका, उसका मिक्स अधिक है, और हिंदी वो कम है। उसी तरह भिखारी ठाकुर, उनका पूरा भोजपुरी है। लेकिन इन सब को आप हिंदी साहित्य के बच्चों को पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि हिंदी हिंदी बनती ही है उन्हीं सब से। तुलसीदास के मानस को जो है हिंदी के छात्रों को पढ़ाया जाता है। अवधी साहित्य पूरा का पूरा हिंदी में एडजस्ट होता है। तो जब पूरा साहित्य आप ले रहे हैं तो उनकी लोकोक्तियों को, उनके मुहावरों, उसको क्यों नहीं लेंगे? मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूँ कि
हर व्यक्ति को अपने तरफ की जितनी भी शब्दावली है इस तरह की, उसको पुश करना चाहिए। उर्दू को धीरे-धीरे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, जो कल्चरल एक तरह से आप कह सकते हैं कि है तो भारत की भाषा। उर्दू भाषा से मुझे समस्या नहीं है। हिंदी में उर्दू की बाहुल्यता पर, उसकी अधिकता से मुझे समस्या है, जो कि फ़िल्मों के माध्यम से या फिर गीतों के माध्यम से जो है धीरे-धीरे ढकेली गई। तो भाषा के ये सवाल हम लोगों को ले आते हैं आपकी एक किताब पर, देयर शैल बी नो लव, और ये किताब लिखी गई थी अंग्रेजी में। हालांकि अगर एक किताब के तौर पर या इसे एक कहानी संग्रह के तौर पर देखें तो मेरे ख्याल से ये भी एक प्रयोग ही था, क्योंकि आपने जो कहानियां लिखी हैं, एक तो इस दृष्टिकोण के साथ कहानियां लिखी नहीं जाती, दूसरी की आपकी कहानियां जैसी थी, ये कोई बहुत ही साफ सुथरी सी और कोई प्रेम और सामाजिक भावनाओं को बिल्कुल ताना-बाना बुनने वाली कहानियाँ नहीं थी। ये कुछ ऐसी कड़वी सच्चाइयाँ भी थी इन कहानियों में, जो कि हम लोग हर रोज़ देखते तो हैं, मगर सीधे तौर पे कहें तो इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। और जातीय कई सवाल जो थे वो भी इन कहानियों में पूछे गए थे। तो अंग्रेज़ी की ये किताब आपने जब लिखी थी, तो इस किताब को आपने क्या सोच कर लिखा था, या कैसे ये बन कर के सामने आई? ये जो अंग्रेजी वाला कहानी संग्रह है, वो इनफैक्ट मेरी किसी भी किताब की, मतलब जितने 4 आए हैं ना, सबसे पहले मैंने उसी की 2 कहानियाँ लिखी थी। बहुत पहले जब मैं मतलब इंग्लिश ऑनर्स कर रहा था, और उसके बाद मैंने लिखा था। और 1-2 कहानियों का छोटा-छोटा हिस्सा मैंने फ़ेसबुक पे ये सब पे डाला भी था। और उस वक़्त चूँकि आप अंग्रेज़ी साहित्य पढ़ रहे थे, तो एक वो मतलब लेख तो मैं हिंदी में लिख रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मैं अच्छे से अपने आप को इन कहानियों को, जो भारत के ग्रामीण परिवेश की कहानी है, जो हिंदी में ऐसे विषय उठाए गए हैं, ट्रीटमेंट उसका अ, बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा मेरा है। तो अंग्रेज़ी में जैसे मैजिक रियलिज़्म एक आता है, जादुई यथार्थवाद। तो उन सब को ले उस वक़्त मैं पढ़ रहा था, और पोस्ट मॉडर्निज़्म और ये सब लिटरेरी थ्योरीज़ होती हैं, वो सब पढ़ रहा था। तो कई बार क्या होता है कि आप थोड़ा-सा उस रास्ते भी निकलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि क्या मैं लिख सकता हूँ। तो 1-2 कहानी मैंने, एक आनंदी वाला या आनंद वाला जो है, जो हाँ, भूमिहार लड़का रहता है, उसके घर जो में घोड़े पे सवार, हाँ, हाँ, घर हाँ। के तो जिसमें उसका सारे लोग हाँ, मारे जाते उसमें मैंने, और मुझे लगता है कि चारों किताबों में सर्वश्रेष्ठ मेरी वही किताब। उसकी एक-एक कहानियाँ पूरे किताब पे भारी है, मैं यह मानता हूँ। मतलब व्यंग्य वाला हिस्सा अगर आप हटा दें, कि क्रूड रियलिटी और प्योर लिटरेरी वैल्यू पे अगर आँकना चाहें आप, तो मुझे लगता है कि उसमें मैंने जितने प्रयोग किए हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने ही वो प्रयोग, पहले भी बाकी लोगों ने भी किए हैं, लेकिन मैंने जिस तरह से लिखा है उसे, चाहे एक होता है ना कि लीनियर नैरेशन होता है, उसमें प्रयोग करना, आगे-पीछे जाना टाइमलाइन पे। एक कहानी जो समय का है, कि लेखक का अपने कैरेक्टर के साथ संवाद है, और वो पूरा चलता है कि कैसे स्टोरी डेवलप होती है, और वो वाला है, वो बिल्कुल अलग है। एक कहानी है वो कश्मीर के टेररिस्ट वाली है, कि वो कैसे बनता है और कैसे उसका माइंड वॉश किया जाता है। रणवीर सेना की पृष्ठभूमि लेके अधिकतर कहानियों का कहीं न कहीं आधार बिंदु है, जो एक्चुअल स्टोरीज़ हैं। ये जो आनंद वाली स्टोरी है, आनंदी वाली, वो एक्चुअल हैं। स्टोरी है। मेरे घर के पास शामू नाम का एक गाँव है, वहाँ ये एक्चुअल हुआ था। तो मेरे पास 5 लाइन में किसी ने मुझे सुनाया था, फिर मैंने उसको जो है अपनी कल्पना उसका देकर जो है उसको उसको लिखा है। हाँ, उसी तरह रणवीर सेना वाला आप भी जानते हैं कि उसके 7 साल के बच्चे को ब्रह्मदेव मुखिया थे, या तो ये सारी चीज़ें हुई हैं, और एक गोली से 3 मर्डर हुए हैं, वो मेरे गाँव की कहानी है, कि एक माता गर्भवती थी, उसके हाथ में एक बच्चा था उसका 2 साल का, और गोली मारने वाले ने मारा, उस बच्चे को लगते हुए उसके गर्भ में गोली गई, और 3 मर्डर हुए एक गोली से। वो बेचारा आज तक साबित नहीं कर पाया है, वो केस चल रहा है। तो इन सब को मैंने, और जानबूझ के कोई उसमें लाग-लपेट नहीं। जिस तरह से ह्यूमन माइंड सोचता है, जितना वायलेंट एक्चुअल में ह्यूमन माइंड होता है, भले हम एक आवरण ओढ़ते हैं कि हमें जो है
पब्लिक में इस तरह से बिहेव करना चाहिए। लेकिन मेरे भी साथ कई बार होता है कि मैं जब क्षुब्ध हो जाता हूँ किसी कारण से किसी पे, तो मैं दिमाग में पूरी कहानी सोच लेता हूँ कि इसके साथ मैं क्या करूंगा। वो मैं बोल नहीं सकता, बोलूंगा भी एक दो से बोलूंगा, लेकिन वो पब्लिकली नहीं बोल। तो उन सारे मनोभावों को लेकर मैंने वो पूरा 9 की 9 कहानियां उसी तरह की हैं कि आदमी क्या सोचता है, कैसे करता है, प्योर रॉ फॉर्म में, चाहे जितना भी वो क्रूर नृशंस दिखे, आदमी अंततः उसी तरह का होता है। उसका आचरण जो है सोसाइटी के हिसाब से पब्लिक में बदलता है, लेकिन होता वो अंततः वही। तो ये कहानी तो हम लोगों को बिल्कुल जिस आप कह रहे हैं मैजिकल रियलिज्म उसके करीब ले जाती है। लेकिन इसकी तुलना अगर हम आपकी दूसरी दो किताबों से करें तो ये भी बहुत अलग तो वास्तविकता से नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग घर वापसी नाम के उपन्यास की बात करें या फिर आपके बकर पुराण की बात करें, तो बकर पुराण तो हालांकि बहुत चर्चित भी रही, और घर वापसी उतनी चर्चित तो नहीं रही, लेकिन उपन्यास वो भी अच्छा है। और इन दोनों में जो कहानियां चल रही होती हैं वो युवाओं की कहानियां हैं। एक में कुछ युवा होते हैं जिस जो कि पता चलता है कि ये लोग कहीं पर किसी बड़े शहर में, मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली या ऐसे ही किसी बड़े शहर में बैचलर की तरह रह रहे हैं साथ साथ, और उनके जीवन में क्या घटनाएं हो रही हैं, कभी बॉस के साथ, कभी पड़ोसियों के साथ। और दूसरी जो किताब है घर वापसी, वो एक ऐसे नौजवान की कहानी है जो कहीं बड़े शहर में जाता है, नौकरी कर रहा होता है। जैसा कि बिहार के अमूमन हर एक शहर में, हर एक गांव, हर एक कस्बे में आपको ऐसे किसी नौजवान की कहानी मिल जाएगी। तो ये कहानी भी तो वास्तविकता के नजदीक है। इन कहानियों के ट्रीटमेंट में इतना अंतर जो आपने किया, ये कैसे किया? ये देखिए, ये दोनों बकर पुराण हो या घर वापसी हो, ये सब फील गुड स्टोरीज हैं जिसमें हास्य का पुट है। जो वही स्पेक्ट्रम ऑफ इमोशंस जो है, भावनाओं का जो पूरा ये यार्ड स्टिक है, उसमें आप देखेंगे वो एक दूसरे एक्सट्रीम पे है, एक दूसरे एक्सट्रीम पे है। व्यंग हो गया या संस्मरण हो गया, उसके माध्यम से आप बकर पुराण की अगर मैं बात करूं तो उसके माध्यम से आप दो तीन चीजें टारगेट करते हैं। एक स्तर पे वो सिर्फ हास्य है, बकर पुराण। लेकिन दूसरे लेवल पे उसको जब आप और गहरे उतर कर उसकी एक एक कहानी को पढ़ते हैं, तो उस हास्य के नीचे की जो एक तरह से आप वेदना कह सकते हैं या कल्चरल शॉक जो लगता है ऐसे लोगों को आके, और महानगरीय सभ्यता की अपनी जो त्रुटियां हैं और वो कितने क्रूर हो सकते हैं, इस तरह की चीजें भी आपको मतलब दोनों लेयर पे चलती दिखती हैं। तो वही है कि व्यंग एक अलग विधा है, और रियलिज्म जो है वो एक अलग स्टाइल ऑफ राइटिंग हो जाता है। व्यंग भी रियलिस्टिक ही है, जो एक्चुअल में हुआ है, और उसके होने के कारण जो है हास्य उपजता है, उसके संवादों के कारण जो है हास्य उपजता है। तो उसमें विषय अलग है, इसमें विषय अलग है। घर वापसी भी वही है, मोर और लेस, कैसे मोह भंग होता है शहर में आके, और फिर वापस जब गांव लौटते हो तो उसी तरह के सिंबल्स आपको याद आते हैं जो आपके बचपन के हैं। फिर आपको अपना जो है मोटिव याद आता है कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हम क्या करने के लिए आए, ये सारी चीजें जो होती हैं। तो उस कारण से जो है ये, मतलब कहने का देखिए कि वास्तविकता सब में है, लेकिन वास्तविकता का ट्रीटमेंट और मतलब फॉर्म और कंटेंट वाली बात हो जाती है कि एक को आप व्यंग का जामा पहनाते हैं, एक लघु उपन्यास या उपन्यास कहना चाहें तो वो है, और एक क्रूरतम कहानियों का संग्रह है। तो भाव के आधार पे आप, हास्य हो गया, ये हो गया कि एक एक ग्रामीण परिवेश का नवयुवक जब जाता है तो एक अलग हो जाता है, फील गुड टाइप का या कमिंग ऑफ एज टाइप का, और एक ये जो है वो बहुत ही क्रूर कहानी का संग्रह है। और अगर हम लोग बात करें कि अलग अलग ऐसी विधाओं की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये जाहिर सी बात होती है कि इतनी अलग अलग विधाओं में लिखते समय आप पढ़ते भी काफी होंगे। तो पहले कोई किताबें हों जो कि आप कहना चाहेंगे कि लोगों को जरूर पढ़नी चाहिए, या हाल फिलहाल में कोई किताब जो आपने पढ़ी हो और आपको लगता है कि और लोगों को पढ़नी चाहिए, उतनी प्रसिद्ध हो या ना हो, लेकिन पढ़नी चाहिए या पढ़कर देखनी चाहिए, ऐसी कोई किताब आपकी नजर में? मैं अभी मतलब ये सुन के बहुत लोगों को आश्चर्य होता है, मैंने काफी किताबें, जब मैं सैनिक स्कूल में था उस वक्त वहाँ की लाइब्रेरी में जितनी किताबें थी पुस्तकालय में, अधिकतर मैंने पढ़ी थी। लेकिन आप छठी सातवीं आठवीं तक जो पढ़ते हैं वो समझ में नहीं आता है। जैसे फिल्मों के साथ होता है कि आप मैट्रिक्स को आप
1999-2000 में देखें और मैट्रिक्स को आप अभी देखें, 20 साल का गैप जब हो जाएगा, तो दोनों को समझने में, अब दो बैलों की कथा एक अलग लेवल पे आपको छठी क्लास में लगेगी, अभी उसमें आप भारत पाकिस्तान को देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें। पंचलाइट एक सामान्य ग्रामीण परिवेश पे हास्य उत्पन्न करती कहानी है, उसको आप ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे तो वो हो जाता है कि ये पुनर्जागरण की बातें कर रहा है कि प्रकाश कैसे शिक्षा का फैलता है। उसी तरह आप लिलीपुट वाली कहानी बचपन में गलिवर्स ट्रैवल सबने पढ़ी है, जबकि वो व्हिग और टोरी पॉलिटिक्स के ऊपर सबसे अच्छा कटाक्ष लिखा गया है। गलिवर्स ट्रैवल एक सैटिरिकल टेक है जो बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। तो कहानियों की किताबें, उपन्यास, ये सारी मैंने जो है लगातार वो पढ़ता रहा हूँ मैं। ग्रेजुएशन के बाद मेरी पढ़ने की स्पीड जो है थोड़ी घट गई और फिर वो जाते-जाते मतलब जो खास करके फिक्शन होता है, उसमें ऑलमोस्ट शून्य की तरफ चली गई। मुझे लगता है मैंने अंतिम किताब स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ी थी। और अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ लोगों को कि किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए, तो सबसे अच्छा तो रामायण और महाभारत लोग पढ़ें, जो उसका बृहद संस्करण है वो। और दूसरे में नॉर्मली अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी की कुछ एक किताबें जैसे फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की किताबें क्राइम एंड पनिशमेंट है, इस तरह की किताबें हैं। उसका एक बॉडम है हिंदी में द जोकर करके, अल्बेर कामू है, उनकी काफ़ी किताबें हैं, अजनबी करके है, द स्ट्रेंजर, फिर गुस्ताव फ्लावर हैं। तो मैंने वर्ल्ड लिटरेचर बहुत ज़्यादा पढ़ा है। हिंदी की जितनी किताबें थी मैंने वो 12th तक ही पढ़ी थी, उसके बाद मैंने बहुत कम पढ़ी है, तो इसमें हो सकता है आप लोग को थोड़ी निराशा होगी। ओके, तो अब चलते हैं हम लोग आखिरी सवाल पर। आखिरी सवाल ये था कि आपकी जो नई वाली किताब है, जो भी कहूँगा सच कहूँगा, इसमें काफ़ी बड़ा हिस्सा आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स पर लिखा है, या जो एक आम आदमी को अदालतों में देखना पड़ता है, उसके बारे में आपने बात की है। तो ये लिखते समय आपने ये नहीं सोचा कि ये तो एक ऐसा विषय है जिस पर आज तक मेरा ख्याल है किसी ने लिखा नहीं, मतलब हिंदी में तो बिल्कुल भी नहीं लिखा हुँ। गया। आप राजनीति पर व्यंग लिखते हैं, हो सकता है नौकरशाही पर व्यंग लिख दें, हो सकता है कि किसी आंदोलनकारी पर, आंदोलनों पर भी व्यंग लिख दें, लेकिन मिलॉर्ड पर तो व्यंग किसी ने लिखा नहीं था। ये आपको लगा नहीं कि आप ये बिल्कुल नया कुछ कर रहे हैं, या इसका नतीजा बहुत अच्छा नहीं होगा? नहीं, ये दोनों ही, ना तो मुझे नया करने का पता था, ये मैं जानता हूँ कि किसी ने नहीं लिखा है, अभी तक किसी ने नहीं लिखा। अभी भी लोग ट्वीट ही लिख के गरिया रहे हैं। आप थोड़ा-मोड़ा मुँह खुला है तो 70 लोग सामूहिक रूप से एक पत्र लिख रहे हैं कि ये सब गलत हो रहा है। मैंने जब लिखा था और मैंने जब वीडियो बनाया था तब तक उस तरह का मतलब 20 मिनट का एक एक सैटिरिकल टेक उनके उस पे ये अप्रत्याशित था। मैंने किसी भाषा में नहीं पढ़ा है। इतना लंबा कोई लिखा मतलब मेरे संज्ञान में तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे वो इतना ही नेचुरली आया था, जितना हम सब जब बैठते हैं और सुनते हैं ऐसे लोगों की बकवास कि ये हाईएस्ट जो उच्चतम संस्था है, वहाँ पर बैठे हुए जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल लोग इस तरह की बातें करते हैं, तब आपको गुस्सा आता है और उसी से उपजा हुआ वो पूरा वीडियो था। और जब मैंने लिखा नहीं, मुझे ये डर नहीं था कि मेरे साथ कुछ होगा। जिन लोगों ने नहीं लिखा उन्हें अवश्य डर रहा होगा। जब मैंने लिख ही दिया तो फिर डरना क्या? बाद में फिर कंटेम्प्ट का ये सब आया तब भी मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये पता था कि अगर मैं लिखूँगा और लिखने के बाद अगर मुझे कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो भद्द इनकी पिटने वाली है, मेरी नहीं। मुझे 6 महीने के लिए मैक्सिमम सज़ा है, कंटेम्प्ट में डाल दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 6 महीना बहुत बड़ा वो टाइम नहीं है। और उम, मुझे अगर तुम इस तरह से ट्रीट करोगे, इतनी गालियाँ पड़ेंगी इन लोगों को, और मैं किसी वकील और ये सब नहीं, मैं तो ऐसे ही जाऊँगा, एक सटायर और पढ़ दूँगा मैं कोर्ट रूम में ही उनके ऊपर, क्योंकि मुझे डिफेंड करने का तो अधिकार होगा ही अपने आप को। तो मुझे डर तो इनसे डर नहीं लगा, कभी नहीं, जुडिशरी से ये सबसे नहीं। मैं तो प्रतीक्षा में हूँ कि मुझे बुलाओ, मेरे ऊपर एक 200 एफआईआर करो और फिर तुम अपने आप को एक्सपोज़ करो। और ये मैं जानता हूँ
ये लोग कितने पावरफुल लोग हैं। हो सकता है कि ये मुझे सुनने का भी मतलब बोलने का भी मौका ना दे। मैं इस बात को भी समझता हूँ, अच्छे से समझता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि किसी को तो इस पे बोलना चाहिए था, किसी को तो आरंभ करना ही था। तो मैंने किया। अब धीरे-धीरे देखिए कि ये खुलता जाएगा। और क्योंकि इनका सिलेक्शन का प्रोसेस इतना बेकार है ना कि जस्टिस पारडीवाला और सूर्यकांत जो है ना, हर 7 दिन पे ऐसी बेहूदगी करते रहेंगे। वो अकेले नहीं हैं। ये हर 7-8 दिन पे एक नए गिरावट जो है ये दर्ज करते रहेंगे और उस पर लोगों का गुस्सा जो है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उबाल मार रहा है और वो फैलता ही जाएगा, फैलता ही जाएगा। तो इनका अपने आप इन्होंने जो ये आवरण ओढ़ रखा है ये अवमानना का, वो धीरे-धीरे ध्वस्त हो जाएगा। तो अजीत जी, ये बताइए कि आपने जो ये किताब लिखी और इस व्यंग संग्रह को जिस तरह लोगों ने रिसीव किया, क्या ये उसी तरह का था जैसा आपकी पहली किताब पर था, या पहले किताब को पढ़ने वाले लोग अलग थे और आपकी इस किताब में पढ़ने वाले आपके पाठक अलग लोग हैं? एज ग्रुप में कोई फ़र्क आ गया हो पढ़ने वालों के, या उनकी समझदारी में, या जिस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं या रिएक्ट करते हैं आपकी किताब पर, इसमें कोई फ़र्क आया हो? पाठकों में कोई अंतर देखा इतने वर्षों में आपने, पिछले 4-5 वर्षों में? अ अ, बकर पुराण तो वो अलग तरह की किताब थी। वो नॉर्मल एक व्यंग संग्रह थी जो बैचलर लोगों के जीवन पे, विद्यार्थी जीवन पे है मूलतः। और उस वक़्त जब बकर पुराण आया था तो मुझे बहुत ज़्यादा लोग जानते नहीं थे उस तरह। मतलब फ़ेसबुक पे लोग जानते थे और लिखता था तो वहीं अ, उससे अधिक उसके बाहर के लोग नहीं जानते थे। ये जो है, इसमें तो मैं ऑलरेडी एक कह सकते हैं कि एक स्थापित लेखक कह लीजिए या पत्रकार कह लीजिए, वो मैं हो चुका हूँ। लोग जानते हैं कि मैं और एक प्रशंसकों की जो मतलब वो कतार है या संख्या वो बहुत बड़ी हो चुकी है। एक में था कि आपने कंटेंट को दिया और उसको धीरे-धीरे लोगों ने पसंद किया और दूसरे में है कि लोग आपको ऑलरेडी पसंद करते हैं, लोग जानते हैं कि ये बंदा क्या बोलता है, कैसा लिखता है। तो उसकी स्वीकार्यता और इसकी स्वीकार्यता में दोनों में अंतर है। जहाँ तक है कि कैसे किस तरह के लोग मतलब पाठक जो हैं उनके कंपोज़िशन में कोई अंतर है, तो मुझे लगता है क्योंकि कई पाठक ऐसे होते हैं जो सिर्फ़ साहित्यिक व्यंग को पढ़ना चाहते हैं या उनका एक अलग होता है, उनको राजनीति से बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस कारण भी आप देखेंगे कि जो जो भी कहूँगा सच कहूँगा, उसकी एक अलग रीडरशिप है और उसके लिए थोड़ा आपको अवेयर होना पड़ेगा कि मैंने जो लिखा है, वो क्यों लिखा है। क्योंकि हर एक व्यंग्य जो है उसमें या कटाक्ष जो है, वो किसी न किसी न्यूज़ स्टोरी के ऊपर आधारित है और उसको पढ़ने में आपको 10 और न्यूज़ स्टोरीज़ का लिंक एक-एक में तो 60-60 मतलब रेफरेंसेस होते हैं। तो उसके लिए आपको हाइली अवेयर होना पड़ेगा। वो आपको नहीं पता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता नहीं चलेगी। तो वो एक वैसा पाठक जो राजनीति से लगातार जुड़ा हुआ है, जो पढ़ता-लिखता रहता है या जो ट्विटर पे है, फेसबुक पे है, जिसको पता है कि क्या ट्रेंड हो रहा है, किस चीज़ पे बातें हो रही हैं, तो उस तरह के जो पाठक होते हैं, उनको वो पसंद आएगा। जबकि बकर पुराण की जो है उसकी स्वीकार्यता थोड़ी व्यापक है, उसको कोई भी पढ़ सकता है, मतलब उसको बुजुर्ग लोग भी पढ़ते हैं क्योंकि सबके सब उस विद्यार्थी जीवन से गुजर चुके हैं, जिन्होंने पढ़ाई की है कभी। तो उस कारण से उसकी स्वीकार्यता अधिक सहज है और इसमें जो है आपको थोड़ा बैकग्राउंड जो है होना पड़ेगा कि आप न्यूज़ पढ़ते हैं, आप अवेयरनेस आपकी जागरूकता राजनीति को लेकर कितनी है, उस पर ये निर्भर करता है। और ये हमें एक और सवाल पर ले आता है, पहली किताब से लेकर अब तक, अब आपकी चौथी किताब तक, कई बार अलग-अलग किस्म के प्रकाशकों से आपकी मुलाकात हुई होगी, क्योंकि एक हिंदी युग से आई थी, तो दूसरी आपकी पोथी जैसी, आपने सेल्फ पब्लिशिंग भी ट्राई किया है। तो आमतौर पर एक लेखक के तौर पर आप भारत में प्रकाशकों को कैसा पाते हैं? क्या आपको अंतर दिखाई दिया प्रकाशन जगत में एक शुरुआती लेखक के तौर पे, और आज आपको क्या लगता है कैसा है वो, कैसा चल रहा है?
प्रकाशक जब वन मैन आर्मी हो जाता है, वो खुद ही सारे काम करने लगता है, तब समस्या हो जाती है। और ऐसा मेरा अनुभव बहुत ही खराब रहा है, मतलब सारे प्रकाशकों के साथ। और इसी कारण से मतलब कई प्रकाशकों ने तो 6-6 महीना किताब की पांडुलिपि जो है रखी है। अब वो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ है कि मेरी शादी नहीं हो रही है, तो मेरा आईपैड चोरी हो गया, मेरे पास इस तरह के भी कांड हुए हैं। और सब आपकी मित्रता का लाभ उठाते हैं। और मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो मैं चाहूँ तो मुझे कोई भी बड़ा प्रकाशक अब तो मिल ही जाएगा। मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा के लिए मैं प्रभात वालों से बात कर लेता या किसी से, मुझे मिल जाता। उन्हें भी कोई समस्या नहीं होती, मुझे भी कोई समस्या नहीं होती। लेकिन फिर भी मेरी भलमनसाहत जो है उसका लाभ उठाते हैं लोग। और मेरे मतलब माध्यम से बिज़नेस भी करना है और आप इग्नोर भी कर रहे हैं। इग्नोर अपने ही बिज़नेस की क्षति कर रहे हैं ये लोग। मेरा क्या है, मैं मतलब पुस्तक से मुझे उतने पैसे नहीं आते कि मेरा जो है मैं उसी को मूल्य, वो तो बस मैं ऐसे उससे कोई पैसा ना भी आए तो भी मुझे कोई समस्या नहीं है। और इस कारण से क्या हो, कई बार मतलब ऐसे-ऐसे चले जाते हैं लोग, आपको प्रकाशक जो है आपके साहित्य पर प्रश्न उठाता है, जिसका अपना कोई साहित्य का अनुभव नहीं रहा, बैकग्राउंड नहीं, वो खाली छापता है इसलिए वो साहित्य पे कमेंट भी करने लगता है। तो ऐसे में मतलब आपको बुरा लगता है कि भाई तुम छापो सिर्फ, ये बोल दो कि हम नहीं छापेंगे। तुम ये ज्ञान मत दो कि ये साहित्यिक है कि नहीं है। वो जिम्मा संपादक का है, जो संपादन करता है, जिसका वो बैकग्राउंड है, वो प्रकाशक का नहीं। प्रकाशक बिजनेसमैन होता है, उसका काम बिजनेस। तुम ये बोल दो कि मार्केटेबिलिटी इसकी नहीं है, आप कहीं और से छपवा लीजिए, वहां तक मैं मतलब समझ सकता हूँ। लेकिन आप ये कह देंगे कि इसमें कथा रस नहीं है और इसमें वो नहीं है, तो और आप वैसे लोगों को छापे जा रहे हैं जो एक ही कथानक पर पात्रों के नाम बदलकर, कॉलेज के नाम बदलकर एक ही प्रेम कथा बार-बार रिसाइकल करके लाते जा रहे हैं। तो ये बड़ा विचित्र लगता है। और दूसरे लोग वही हैं जो किताब छापते हैं, सोचते हैं कि जो लेखक ने लिख के दे दिया, वो एडिटिंग भी नहीं करवानी, प्रूफ रीडिंग भी नहीं करवानी, और वो ऐसे के ऐसे ही छाप देते हैं। उसमें मतलब हर पन्ने पर, हर 10 पन्ने पे 2-4 अशुद्धि आपको मिल जाएगी जो नहीं मिलनी चाहिए। तो उससे प्रकाशक का तो कोई नाम ही नहीं है, नोबडी नोज़ देम। अब सारी गलती आती है कि भाई ये तो तुम ट्विटर तक पे जो है इतनी शुद्ध हिंदी लिखते हो, तुम्हारी किताब में इस तरह की त्रुटि क्यों है? अब मैंने 1 लाख शब्द लिखे हैं, उसमें होगी, उसमें 100-200 गलतियाँ होंगी ही। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो गलतियाँ नहीं, वो टाइपो होती है। और अपने ही कृति को आप बार-बार पढ़ेंगे, तो आपको नहीं दिखती अपनी उस तरह के टाइपो नहीं दिखते हैं, क्योंकि आप जल्दी में होते हैं पढ़ने के। उसके लिए हमेशा फ्रेश पेयर ऑफ आईज़ की आवश्यकता होती है। तो प्रकाशक उस पे पैसा खर्चा नहीं करना चाहता, या वो भी किसी दोस्त यार को दे देता है कि आप एक बार देख लेना। तो इस सब के कारण क्या होता है कि लेखक की छवि खराब होती है। जो चीज़ छपकर आती है, उसको कोई सीरियसली फिर नहीं लेगा। आप सोचिए कि आप पहला 4 पन्ना पढ़ रहे हैं, उसमें 2 गलती दिख गई। आप कैसे उस लेखक को उस तराजू पे, मतलब उस पेडेस्टल पे रखेंगे जिसे अच्छा कहा जाता है? आप बोलेंगे ये तो ऐसे ही औसत है, ये भी देखो मतलब कैसी वाहियात किताब है कि इस तरह की त्रुटि की लिखा हुआ है, तो इसको तो कुछ लिखने नहीं आता है। तो वो मेरे ब्रांड को हार्म करता है, इसलिए मैंने कहा भी था कि, और बार-बार किताब है, ये मेरी ये वाली किताब जो है बार-बार अनअवेलेबल हो जा रही है। जब उसको अवेलेबल होना चाहिए उसी वक़्त गायब हो जाती है। मतलब ऐसे निकृष्ट प्रकाशक जो है, पर्सनली भी बोल-बोल के थक गया हूँ, अब क्या कर सकते हैं? यही होगा कि बोलेंगे भाई आप छोड़ दो, छापना बंद कर दो तुम। मैंने उससे 1 पैसा नहीं लिया है, मतलब उसने अभी तक दिया नहीं है कुछ। और किताब बार-बार आउट ऑफ स्टॉक जाती है, लोग पूछते हैं, तो आप परेशान होते हैं इसमें। तो माना जाए कि प्रकाशकों के साथ बहुत अच्छा अनुभव नहीं होता, कम से कम हुँ, हिंदी हुँ। लेखक। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इस किताब पर चर्चा को यहीं विराम देते हैं और आगे हम लोग आपकी इस किताब पर चर्चा और आगे जारी रखेंगे। फिर और ज़्यादा हिंदी के बारे में भी बातें होंगी। तो फिलहाल के लिए यहीं हम लोग विराम देते हैं चर्चा को और फिर मिलते हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।